नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल प्रशांत सर ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम ये पूरा सेशन हिंदी में करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप जो बेसिक सेशंस है एटलीस्ट उनको हिंदी में कीजिएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी हो, मिनिमम इंग्लिश हो, ताकि सबको इसकी जानकारी मिले। तो आज का जो सेशन है ये है वेरी बेसिक टॉपिक पे ऊपर, लेकिन इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों के। व्हाट इज़ रीप्रोसेसिंग, व्हाट इज़ रीवर्किंग, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रीड्रेसिंग, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रीपैकिंग, और ये कैसे करना है, किस एक्शन को हमको रीप्रोसेस कंसिडर करना है, किस एक्शन को हमको रीवर्किंग कंसिडर करना है, किसको रीड्रेसिंग बोलना है, किसको रीपैकिंग करना है, ये कैसे डिसीजन लेना है, वो डिसीजन ट्री क्या है, वो स्टेप्स क्या है, वो सारी जानकारी हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। इसलिए आप सबको गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कुछ कमेंट्स है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख दें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। सो लेट अस बिगिन, लेट अस डिस्कस ऑन टुडेज टॉपिक, दैट इज रीवर्किंग, रीप्रोसेसिंग, रीड्रेसिंग और रीपैकिंग। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज मैं पहले ही बता चुका हूँ। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रीप्रोसेसिंग, रीवर्किंग एंड रीड्रेसिंग और रीपैकिंग। यू विल अंडरस्टैंड जीएमपी एंड रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन क्या है, जीएमपी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, अनएक्सेप्टेबिलिटी क्या है, कौन से रीप्रोसेसिंग, रीवर्किंग, रीड्रेसिंग एक्सेप्टेबल है, कौन से अनएक्सेप्टेबल है, क्वालिटी रिस्क क्या है, रेगुलेटरी का रिस्क क्या है, एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑन डिफरेंट डोसेज फॉर्म, ये हमें समझना है आज। ठीक है, अभी रेगुलेटरी रेफरेंस का बात करेंगे तो दीज एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल जीएमपी गाइडलाइंस। Any deviation from the approved process must be scientifically justified and approved by QA। आप कोई सा भी गाइडलाइन ले लो, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। रेफरेंस गाइडलाइंस कौन कौन से हैं? यूजीएमपी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8, यूजीएमपी पार्ट 1, WHGMP, PICS गाइडलाइंस, ISHQ7 गाइडलाइंस फॉर API, USFDA 21 CFR पार्ट 211। कोई भी गाइडलाइन का की प्रिंसिपल क्या है? एनी डेविएशन फ्रॉम द अप्रूव्ड प्रोसेस मस्ट बी साइंटिफिकली जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय क्यूए। तो हमको कोई भी डेविएशन है, रिप्रोसेसिंग हो, रिवर्किंग हो, वो तो डेविएशन ही है ना एक टाइप का। हालांकि हम रिप्रोसेसिंग का अलग फॉर्म बना सकते हैं, उसका अलग से अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन समझते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है रिप्रोसेसिंग का? Reprocessing means repeating a manufacturing step already part of the approved process। Reprocessing का मतलब यह है कि जो आपके BMR में, आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो स्टेप ऑलरेडी है, उसी स्टेप को हमको फिर से यूज करना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है, तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीप्रोसेसिंग। देन रीवर्किंग क्या है? रीवर्किंग इज अप्लाइंग अ प्रोसेस नॉट इंक्लूडेड इन द अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब आपके BMR का पार्ट ही नहीं है वो, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी हमने नहीं की तो हमारा प्रोडक्ट बचेगा नहीं, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बाहर चला जाएगा। तो वो केस में हमको रीवर्किंग करना पड़ता है। रीड्रेसिंग का मतलब क्या है? करेक्टिंग पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन डिफेक्ट्स विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पे क्या होता है रीड्रेसिंग का? अभी देखो, हमारा पूरा बॉडी है, उसके ऊपर हम ड्रेसिंग करते हैं, वैसा हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है। एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना है, जो टैबलेट है स्ट्रिप के अंदर पैक हो गया है। ऐसा समझ लेना कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो भी है, ब्लिस्टर है, मतलब फॉइल है, बॉटल है,
या आपका PVDC फॉइल है, ये हमारी स्किन है, हम स्किन के ऊपर ड्रेसिंग करते हैं ना, तो वैसा ही है। मतलब प्रोडक्ट को एक्सपोज किए बिना अगर आप जो भी एक्टिविटी करते हो, कार्टन निकालना है या शिपर निकालना है, शिपर चेंज करना है, लेबल चेंज करना है, ये एक्टिविटी को हम रीड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक कंपैरिजन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर अगर रीप्रोसेसिंग है तो रिपीटेशन ऑफ द सेम अप्रूव्ड प्रोसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाइंग एडिशन और मॉडिफाइड प्रोसेस है तो ये है रीवर्किंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेज पे रीड्रेसिंग और रीपैकिंग होता ही नहीं है। अब प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? अगर रीप्रोसेसिंग है तो लो और मॉडरेट है, रीवर्किंग है तो पोटेंशियली हाई है, रीड्रेसिंग है तो मिनिमम है। वैलिडेशन रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? रीप्रोसेसिंग के केस में एग्जिस्टिंग प्रोसीजर वैलिडेटेड ही होती है, तो वैलिडेशन के ऊपर यूजुअली इम्पैक्ट नहीं आता है। रीवर्किंग के केस में एडिशनल असेसमेंट एंड वैलिडेशन, मैक्सिमम टाइम पे वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट होता है। रीड्रेसिंग के केस में यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हेन कैन अप्लाई रीप्रोसेसिंग, रीवर्किंग, रीड्रेसिंग? रीप्रोसेसिंग ओकेजनली अप्लाई कर सकते हो आप। रीवर्किंग इज एक्सेप्शनल केस। FDA, रेगुलेटरीज, ऑडिटर्स डोंट एक्सपेक्ट यू रीवर्क, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि पॉसिबल ही नहीं, वहाँ पे हम रीवर्किंग कर सकते हैं। रीड्रेसिंग तो कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि लॉजिस्टिक डिफेक्ट्स आते रहते हैं, हमको रीड्रेसिंग, रीपैकिंग करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसी कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं वन बाय वन। रीप्रोसेसिंग कंसेप्ट क्या है? रिपीटिंग एन अप्रूव्ड प्रोसेसिंग स्टेप टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इनटू कंप्लायंस। GMP एक्सपेक्टेशन क्या है इसमें? साइंटिफिकली जस्टिफाइड, QA अप्रूव्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर मैं टैबलेट का एक एग्जाम्पल ले लूँ तो समझो कि ग्रैन्यूल मॉइस्चर हमारा फेल हो गया है, तो ग्रैन्यूल्स आफ्टर ड्राइंग हमारा स्पेसिफिकेशन था नॉट मोर देन 2%, एक्चुअल रिजल्ट आया 2.8%, मतलब 0.8% हमारा रिजल्ट ज़्यादा आया। तो हमारा एक्शन क्या होगा? ग्रैन्यूल्स विल सब्जेक्ट टू द एडिशनल ड्राइंग साइकिल इन सेम FBD फ्लूइड बेड ड्रायर। सेम फ्लूइड बेड ड्रायर में सेम कंडीशन में हम सिर्फ उसको एडिशनल साइकिल को एडिशनल टाइम में ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो वाई रीप्रोसेसिंग? ड्राइंग इज ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोसेस। हम इसको रीप्रोसेसिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा ड्राइंग अप्रूव्ड प्रोसेस में आता है। नो न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड, हमने कोई नया प्रोसेस ऐड नहीं किया है, प्रोसेस सिर्फ रिपीटेड किया है, वो भी कौन सा? वैलिडेटेड प्रोसेस हमने रिपीट किया है। तो GMP एनवायरनमेंट में इज इट एक्सेप्टेबल? यस, एक्सेप्टेबल। रिक्वायरमेंट क्या है? कंडीशंस क्या है? इसको इन्वेस्टिगेट करो, ऐसा क्यों हुआ, एक कापा ले लो और ये जो भी एक्टिविटी हमने किया है उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें QA से अप्रूवल होना जरूरी है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का। समझो आप पैरासीटामोल सिरप बना रहे हो, उसका स्पेसिफिकेशन, pH का स्पेसिफिकेशन 5 के 6 के बीच में है, आपका ऑब्जर्व वैल्यू 4.6 है, मतलब 5 के नीचे आ गया है। अभी ये एक्सेप्टेबल है क्या? तो नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डज नॉट कंप्लाई विद द डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। तो एक्शन क्या होगा? एडिशन ऑफ अप्रूव्ड pH एडजस्टिंग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला के अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसमें दिया रहेगा कि इसमें आपको अगर pH नहीं आता है तो हमको ये ऐड करना है। अल्दो कुछ लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोसीजर है वो रूटीन में नहीं था, कभी कभी हमको pH एडजस्ट करना पड़ता है, तो कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। दैट हैज़ टू बी एड्रेस थ्रू द रीप्रोसेसिंग का डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपका रूटीन प्रोसेस में तो है ही नहीं कि pH एडजस्ट करना पड़े। एक्सपेक्टेशन ये होता है कि pH एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े, वैसा का वैसा चले। अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो हमको ये रीप्रोसेसिंग स्टेज कंसिडर करना होता है। पोटेंशियल रिस्क क्या है इसमें? इसमें रिस्क है कि हम ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिग्रेडेशन का चांस है, बल्क या ब्लेंड का सेग्रीगेशन का चांस होता है। लिक्विड में बल्क सेग्रीगेशन का हो सकता है, सेपरेशन का हो सकता है, टैबलेट के केस में या OSD के केस में ब्लेंड सेग्रीगेशन का चांस हो सकता है, स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांस है एक्सपोजर टाइम बढ़ रहा है तो। सो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है, यू शुड डू द रिस्क असेसमेंट,
perform the additional testing, get it reviewed by the QA and get it approved by the QA. Right? Now reworking का concept को समझते हैं. Reworking means using a process not described in approved manufacturing procedure to recover non-conforming material या non-conforming product. यहाँ पे देखो रीवर्किंग में हम ऐसा स्टेप ऐड कर रहे हैं जो हमारे प्रोसीजर में लिखा नहीं है. तो आपको मैं जब आगे समझाऊंगा एग्जांपल के साथ तब समझ लेंगे, अभी जस्ट प्रोसीजर को समझ लो. रेगुलेटरी पोजीशन क्या है यहाँ पे? रीवर्किंग शुड बी अवॉइडेड, करना ही नहीं चाहिए. इफ नॉट अवॉइडेबल शैल बी कंसिडर्ड एज अ रेयर केस ओनली. साइंटिफिकली जस्टिफाइड करना चाहिए उसको. सपोर्टेड बाय द वैलिडेशन डेटा, मतलब अगर आप कोई एडिशनल स्टेप डाल रहे हो तो दैट हैज़ टू बी वैलिडेटेड, और ये सारी चीज़ क्यूए ने अप्रूव करनी चाहिए. अभी एग्जाम्पल का समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ रीवर्किंग का एग्जाम्पल समझते हैं. सिनेरियो ऐसा है कि कंप्रेस टैबलेट फेल इन द हार्डनेस. स्पेसिफिकेशन मेरा 6 to 10 kPa था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरा 3 to 4 kPa आया है. अभी प्रपोज्ड एक्शन क्या होगा? टैबलेट को फिर से मिलिंग करो, रीग्रैन्युलेट करो, रीकम्प्रेस करो. तो ये रीग्रैन्युलेशन है, रीकम्प्रेशन है, ये मेरे रिटर्न प्रोसीजर का पार्ट है क्या? तो नहीं है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ रीवर्किंग. दिस प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस. रीवर्किंग में रिस्क क्या है? एपीआई डिग्रेडेशन का रिस्क है, इम्प्यूरिटी इंक्रीज होने का रिस्क है, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी के ऊपर इम्पैक्ट आने का रिस्क है, डिसोल्यूशन में इम्पैक्ट आने का रिस्क है, स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है. दैट इज वाई वी रिक्वायर टू टेस्ट द प्रोडक्ट फॉर एसआई, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन, रिलेटेड सब्सटेंस एंड नीड टू चार्ज ऑल रीवर्क्ड बैचेस फॉर द स्टेबिलिटी. ठीक है. अभी लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं. सस्पेंशन शोज सेडिमेंटेशन एंड पुअर विस्कोसिटी. प्रपोज्ड एक्शन क्या है? ट्रांसफर बैच टू हाई शेयर होमोजेनाइजर एंड प्रोसेस फर्दर. अभी देखो हाई शेयर होमोजेनाइजर मेरे प्रोसेस का पार्ट है क्या? नहीं है. होमोजेनाइजेशन स्टेप नॉट इंक्लूडेड इन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज रीवर्किंग. समझ रहे? इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट, वैलिडेशन, सेम रिक्वायरमेंट. रीप्रोसेसिंग वर्सेस रीवर्किंग को समझ लेते हैं. खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि ये एक्टिविटी मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये अप्रूव्ड प्रोसेस है क्या? अगर यस तो रीप्रोसेसिंग है, नो तो रीवर्किंग है. एडिशनल वैलिडेशन रिक्वायर्ड है क्या? रीप्रोसेसिंग के लिए यूजुअली नो, रीवर्किंग के लिए यूजुअली यस. रेगुलेटरी रिस्क क्या है? रीप्रोसेसिंग में रेगुलेटरी रिस्क कम है, रीवर्किंग में रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है. इसलिए रीप्रोसेसिंग शैल बी कंसिडर्ड एज occasional activity, however reworking shall be considered as a exceptional case. ठीक है. अभी लास्ट कंसेप्ट को समझते हैं, रीड्रेसिंग कंसेप्ट. रीड्रेसिंग क्या है? करेक्शन ऑफ पैकेजिंग डिफेक्ट्स विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. मतलब रीपैकिंग एंड रीड्रेसिंग सेम ही है. कुछ लोग रीड्रेसिंग बोलते हैं, कुछ लोग रीपैकिंग बोलते हैं. बोथ आर द सेम. ठीक है. एग्जाम्पल, कार्टन रिप्लेस करना है मुझे, मार्केट में भेजा हमने, लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डिफेक्ट आया तो हमको कार्टन रिप्लेस करना पड़ता है, कभी शिपर रिप्लेस करना पड़ता है, कभी लेबल रिप्लेस करना पड़ता है. कभी कभी मार्केट में जाने के बाद हमारा कस्टमर जो आगे भेजने वाला है वो चेक करता है कि इसके अंदर इंसर्ट मिसिंग है या लिपलेट मिसिंग है, तो हमको वो ओपन करके लिपलेट भी डाल सकते हैं. दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज रीड्रेसिंग और रीपैकिंग. ठीक है. एक एग्जांपल समझते हैं. टैबलेट के केस में फिनिश पैक हैव अ डैमेज्ड कार्टन, प्रोडक्ट क्वालिटी अनअफेक्टेड है, ओनली बाहर वाला कार्टन डैमेज है. ठीक है. अंदर का जो आपका बॉटल रहेगा, स्ट्रिप रहेगा, ब्लिस्टर रहेगा वो इंटैक्ट है. तो वो केस में प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है. लेकिन हमारा एक्शन क्या होगा? रिमूव द डैमेज्ड कार्टन, रीपैक इनटू न्यू अप्रूव्ड कार्टन. तो ये रीड्रेसिंग एंड रीपैकिंग के केस में कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल है उसको समझ लेते हैं. नंबर 1, रिप्लेस द डैमेज कार्टन और शिपर, वो एक्सेप्टेबल है. करेक्ट द बैच कोडिंग एरर. अभी देखो यहाँ पे बैच कोडिंग हमारा एरर बन गया है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. कहाँ पे? कार्टन के ऊपर, क्योंकि यूजुअली ब्लिस्टर स्ट्रिप के ऊपर वाला बैच कोडिंग हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे. उसके लिए हमको रीवर्क करना पड़ेगा या तो रिप्रोसेस करना पड़ेगा. दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीड्रेसिंग.
लेकिन कार्टन के ऊपर प्रोडक्ट बैच का कोड गलत हो गया, कोई एक डिजिट समझो इधर उधर हो गया है, तो शिपर लेबल के ऊपर का वो हम बैच कोडिंग कर सकते हैं। ऐड मिसिंग पैकेज लिपलेट, पैकेज में लिपलेट हमारा मिसिंग हो गया है, कप मिसिंग हो गया है लिक्विड के केस में, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ड्रॉपर कुछ प्रोडक्ट में होता है, वो ड्रॉपर मिसिंग हो गया, ऐसी चीज़ें हम रीपैकिंग या रीड्रेसिंग में कंसिडर कर सकते हैं। नॉट एक्सेप्टेबल क्या चीज़ है? ओपन द बॉटल एंड रिफिल द वॉल्यूम, कतई एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपोज हो रहा है। रिप्लेस द क्लोजर और एडजस्ट द फॉर्मुलेशन, वो भी कभी नहीं कर सकते। ऐड प्रिजर्वेटिव पोस्ट फिलिंग, हमारा फिल हो गया प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए तैयार है, उसमें आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हो, नहीं चलेगा, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ फार्मूला। सो ये चीज़ें हमारी रीड्रेसिंग रीपैकिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी डिसीजन ट्री मतलब इसको रीप्रोसेसिंग बोलेंगे, रीवर्किंग बोलेंगे, रीड्रेसिंग बोलेंगे, ये कैसे समझेंगे हम? उसके लिए ये सिंपल डिसीजन ट्री है। हमारा ये एक्टिविटी कब चालू होता है? प्रोडक्ट नॉन कंप्लायंस है तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट नॉन कंप्लायंस, नॉन कन्फर्मेंस। तो पहला सवाल पूछो, कैन अप्रूव्ड प्रोसेस स्टेप बी रिपीटेड? जो अप्रूव्ड प्रोसेस स्टेप है ये रिपीट करने से मेरा प्रोडक्ट कंप्लायंस में आ जाएगा क्या? अगर आंसर यस है तो ये रीप्रोसेसिंग है, अगर आंसर नो है तो हमें अगला सवाल पूछना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसेस रिक्वायर्ड, क्या हमें एडिशनल प्रोसेस डालना पड़ेगा? अगर आंसर यस है तो ये रीवर्किंग है, अगर आंसर नो है तो हमें अगला सवाल पूछना पड़ेगा, पैकिंग करेक्शन ओनली है क्या ये? अगर इसका आंसर यस है तो ये रीड्रेसिंग है या रीपैकिंग है, और अगर इसके बाद भी आंसर नो है तो इसमें डिस्पोजिशन के लिए अदर डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट डिस्कार्ड, रिजेक्ट करके डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई दिस डिसीजन ट्री सिस्टमैटिकली फॉर एवरी नॉन कन्फर्मेंस टू क्लासीफाई द रिकवरी एक्टिविटी करेक्टली। यूनिवर्सल रूल ये है कि ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, जस्टिफिकेशन एंड क्यू अप्रूवल। दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टॉपिक। आशा करता हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन रीड्रेसिंग, रीप्रोसेसिंग, रीवर्किंग, रीपैकिंग समझ में आया होगा और उसका इम्पैक्ट भी समझ में आया होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है समझ में आया होगा, और कैसे इसका डिसीजन लेना है ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर एक बार आपसे गुजारिश, लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें हौसला देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।